सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। संगीत ऐसी चीज है कि आप जहां भी रहें आपकी आवाज दूर दूर तक जाती है। हमेशा मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता था, वो चाहे लोकगीत हो या भजन हो या गजल हो। संगीत आप पूरी तरह से तराशेंगे अपने आप को, तभी आप मंच पे उतरिए। दिल्ली मुंबई में देखें तो एक से बढ़ के एक कलाकार जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। झारखंड सरकार को थोड़ा सा कलाकारों के हित में सोचना चाहिए। अमेरिका की जो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड जो कंपनी देती है, उन्होंने मुझे गजल गायकी के लिए दिया है, तो ये एक बहुत ही मेरे लिए गर्व का पल था। कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। सुनते हैं। झारखंड में संगीत, मौसीकी, तरन्नुम, गजल की महफिलों का जिक्र हो और मृणालिनी अखौरी का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने झारखंड, बिहार ही नहीं बल्कि बाहर के राज्यों में भी तरन्नुम की सैकड़ों महफिलों में हजारों लोगों को अपनी गायकी का मुरीद बनाया है। उनकी आवाज में एक मिठास है, एक कशिश है, बल्कि यूं कहिए एक जादू सा है। आज हम आपकी मुलाकात सुरमई आवाज की इसी मल्लिका से करवा रहे हैं। आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ए ग्रेड कलाकार हैं। पिछले 25 वर्षों से आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम जानेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। आपका IDTV इंद्रधनुष में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, नमस्कार जितने भी दर्शक अभी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल ये कि ये जो संगीत की यात्रा की शुरुआत, हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं, इसके पीछे कोई विरासत थी या अपनी लालसा थी, अपना एक शौक था? ये शुरुआत कैसे हुई? जी, शुरुआत ये हुई, मैं जब 4 साल की उम्र की थी तो ये जर्नी वहीं से शुरुआत हुई है। क्योंकि मेरे फादर जैसा बताते हैं कि मैं 4 साल की उम्र की थी तो खेलते कूदते मैं फिल्मी गीतों को गुनगुनाती रहती थी और पूरी तरह से मुझे गीत याद होते थे। तो उन्होंने मुझे फिर वॉच किया और उनको लगा कि नहीं, इसको फिर थोड़े सहारे की ज़रूरत है, तो उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया मुझे। तो औरंगाबाद, बिहार में उस समय मेरे फादर की पोस्टिंग थी। श्री अखौरी प्रमोद कृष्ण प्रसाद जी उनका नाम हुआ। तो वहीं पे गुरु थे श्री सुनील पाठक जी, मांझिल पाठक जी। तो उनसे शास्त्रीय संगीत की और साथ में लाइट म्यूजिक, गीत, गजल, भजन की भी ट्रेनिंग उन्होंने दिलवाने क्या रही शुरू होगी की। संगीत की शिक्षा जब आपने लेनी शुरू की? वो तो उम्र रही होगी 6-7 साल की उम्र रही होगी। हाँ जी, हाँ। अच्छा। तो उसी वक्त से मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस भी देने लगी थी। अच्छा। जो भी छोटे बड़े कार्यक्रम, सफर भी 6-7 साल से शुरू जी हो गया जी, अनुभव स्टेज का काफी पहले से ही है जी। तो लेकिन विरासत की बात कहें तो वो भी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मेरे नाना जी जो हैं वो रेडियो के बड़े आर्टिस्ट थे, श्री विद्यानंद सहाय जी। और मेरी मौसी वो लोग भी गाती थी। अच्छा। तो लगाव सभी को रहा संगीत से, लेकिन प्रोफेशनली बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए नहीं थे इस फील्ड से। तो वो जेनेटिक ही कहें, हमारे अंदर ही वो चीज ज्यादा आ गया। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ईमानदारी से इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ और दिल से इस काम को कर सकती हूँ। तो आपने क्या कभी सोचा, कभी मन में कोई ऐसा ख्याल आया कि मुझे संगीत की तरफ बढ़ना है या फिर करियर की कोई दूसरी राह चुननी है? ऐसा कभी कोई ख्याल आया? एक्चुअली ख्याल ऐसा आया ही नहीं, क्योंकि हमारे वक्त में इतने ऑप्शंस नहीं होते थे जितने अभी हैं। तो उस वक्त डिसाइड बस यही करना होता था कि आपको पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे जाना है या फिर और कुछ करना है। तो ये तो पहले से ही डिसाइडेड था और मदर फादर को भी पता था, क्योंकि संगीत में मेरी ज्यादा रुचि थी। हालांकि पढ़ाई भी काफी अच्छा रहा मेरा स्कूल कॉलेज में, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज में ज्यादा
ज्यादातर लोग संगीत के जरिए मुझे पहचानते थे और जानते थे, और परफॉर्मेंस होते थे या शुरुआत तो हुई कॉम्पिटिशन्स पे। तो जितने भी कंपटीशन होते थे तो उसमें हमेशा मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता था, वो चाहे लोकगीत हो या भजन हो या गजल हो, किसी भी तरह के कंपटीशन में, देशभक्ति गीत हो। तो फर्स्ट प्राइज जब मिलते थे तो हौसला और बुलंद होता था। धीरे धीरे कब मैं पूरी तरह से प्रोफेशनली इस फील्ड में आ गई वो मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि सबसे अधिक झुकाव इसी फील्ड में था। तो आपकी पहचान गजल गायिका के तौर पे सबसे ज्यादा है। गायकी तो एक अलग चीज है, लेकिन गजल की जो विधा है वो कैसे चुनी आपकी? एक्चुअली हमारे बड़े भैया सबसे पहले शुरुआत उन्होंने ही की है, क्योंकि वो बहुत अच्छा तबला बजाते थे, वो तबला सीखते थे। उनका रुझान गजल की तरफ था। तो घर में सुबह होती थी तो या तो गुलाम अली साहब या हरिहरन जी या जगजीत सिंह साहब की गजलें सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो बिल्कुल रच बस गया हमारे अंदर। तो मुझे लगा कि जगजीत सिंह साहब जो हैं वो बिल्कुल रूह से जुड़ गए थे वो। तो फिर उसके बाद मेरे बड़े भैया तो बाहर चले गए पढ़ाई करने, लेकिन फिर उनके जितने भी कैसेट्स वो ला के रखते थे तो उसको मैंने सुनना कंटिन्यू किया। तो वो सुनते सुनते फिर लगा ऐसा कि नहीं, जो चीज रूह से जुड़ रही है वो गजल है। हर गायक गायिका के सामने एक रोल मॉडल होता है, तो आपके रोल मॉडल के बारे में बताएं। जगजीत सिंह साहब। जगजीत सिंह साहब जी, क्योंकि जगजीत सिंह साहब की आवाज की जो रूहानियत है वो ज्यादा मुझे टच करती है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। जो आपके आदर्श हैं जगजीत सिंह जी, जी, उनकी जो सबसे पसंदीदा गजल हो आपकी, 2 लाइनें वो भी गुनगुना दे हमारे दर्शकों के लिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जगजीत सिंह साहब की एक बड़ी ही प्यारी सी गजल है जो मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत पुरानी गजल है, ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं सुना रही हूँ। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, सुनते हैं। बहुत खूब। देख रहा था कि आप जो धार्मिक समारोह होते हैं, चाहे बैद्यनाथ धाम का मेला हो, सोनपुर मेला हो, थावे महोत्सव हो, इस तरह के जो महोत्सव हैं या भद्रकाली महोत्सव हो, इटखोरी महोत्सव हो, तो ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ भजन को लेकर भी आप, भजन की महफिलें भी जो है वो सजाती रही। एक्चुअली महोत्सव होते हैं तो उसमें वो कोई भक्ति ही ऐसा नहीं होता है। जैसे श्रावणी मेला हुआ तो वहां तो भक्ति ही चलता है, तो वहां भजन के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जो थावे महोत्सव या इटखोरी महोत्सव वगैरह हुए तो वहां पे गीत गजल ही लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। जो सबसे यादगार क्षण है, लगा कि नहीं ये महफिल जो है ये आज हमारी कला जो है वो सार्थक हो गई, ऐसा कब लगा? 2-3 है। उसमें से पहला तो है झारखंड का पहला स्थापना दिवस समारोह, जो 2000 में हुआ था, और वो मंच सजा था अनुराधा पौडवाल जी के लिए और उसी मंच पे मेरी प्रस्तुति थी। वो पल मुझे आज भी याद है, क्योंकि उसी साल हम लोग शिफ्ट हुए थे झारखंड में। और आप मूलतः झारखंड की रहने वाली? जी, गुमला मेरा बर्थ प्लेस हुआ। और हम लोग बचपन से ही जुड़े रहे, लेकिन फादर की पोस्टिंग बिहार में थी तो पढ़ना लिखना उधर ही हुआ। तो वो जो मंच था वो मेरे लिए बहुत यादगार रहा,
कि झारखंड का पहला स्थापना दिवस समारोह और उसी मंच पे अनुराधा पौडवाल जी आके प्रस्तुति दे रही हैं, तो और उनके साथ देने का मौका मिला। मौका मिला, तो ये बड़ी बात है। उसके बाद तो फिर कई बार ऐसे अनूप जलोटा जी के साथ 3-4 दिनों का कार्यक्रम मैंने उनके साथ मंच पे प्रस्तुति दी है। तो ये सब यादगार है। फिर तीसरी चीज है दिल्ली दूरदर्शन में मेरी रिकॉर्डिंग। तो दिल्ली दूरदर्शन हम लोग बचपन से देख के बड़े हुए हैं, तो हमेशा उस वक्त तो इतने चैनल्स होते नहीं थे, तो दिल्ली दूरदर्शन पे हमेशा या न्यू ईयर का हो या कुछ भी हो तो हरिहरन जी, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब, इन लोगों के कार्यक्रम आते थे और हम लोग बैठ के देखते थे। तो एक सपना जैसा था उसी स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग होना। तो मैं तो कुछ देर जाके स्टूडियो को निहारती रह गई कि ये सच है या गलत है। तो लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हो रहा मेरे लिए। तो गायकी की दुनिया में ये कहते हैं कि अगर आप भारत में गा रहे हैं तो फिल्मी दुनिया मक्का मदीना है, कम से कम वहाँ एक बार जरूर आजमाना चाहिए, या वहाँ आवाज जब फिल्मी पर्दे पे या फिल्मों में आवाज गूंजती है, ये हसरत ज्यादातर कलाकारों की होती है। जी। तो क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की या उस दिशा में ट्राई किया, या रांची से बाहर जाने के बारे में आपने कभी सोचा कि करियर आपने जब इसको चुना तो रांची से बाहर बाकी तमाम दुनिया है, संगीत का फलक इतना बड़ा है। जी। तो आपने कहाँ कोशिशें की, या आपने सोचा कि मुझे झारखंड का ही होकर रह जाना है? जी। संगीत के फील्ड में जितने भी लोग हैं उनका तो ये सपना ही होता है कि वो मुंबई जाएं और फिल्म के पर्दे पर आए, उनके गीत पूरे वर्ल्ड में गूंजे। तो ऐसा सपना तो देखती थी मैं भी, और मुझे भी लगता था मेरी आवाज़ कुछ अलग है। मुझे मन में ऐसा लगता था कि शायद एक दिन कोई ऐसा आएगा जिसे मेरी अलग आवाज़ पसंद आएगी, और तो ये सपना आज भी है। और देखिए अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो पूरी जरूर होगी। लेकिन जहां तक झारखंड से जुड़े रहने की बात है तो मुझे लगता है कि संगीत ऐसी चीज है कि आप जहां भी रहें आपकी आवाज दूर दूर तक जाती है, पहुंचती है, तो उससे पहचान बनती है। और अपनी मिट्टी में रह के पहले पहचान बना लूं, फिर मैं जरूर सोचूंगी। अभी जीवन बाकी है, बाहर निकल। जाहिर है कि मंजिलें अभी और भी है। जी। आज की जो नई पीढ़ी है, संगीत की जो नई पौधा है, संगीत के क्षेत्र में जो नई पौधा आ रही है जी, वो उसमें और आपने जब आज से 25-30 साल पहले जब शुरुआत की थी तब क्या फर्क महसूस करती हैं कि उस पौध में, ये आपके दौर की जो पौध थी जो उस समय विकसित हो रही थी, जी, इन दोनों पीढ़ियों में क्या फर्क महसूस करती हैं? जी। मेरा अपना तरन्नुम संगीत संस्थान है जिसमें हजारों बच्चे सीख के निकलते हैं। लगभग 22-23 साल हो गए मुझे संगीत सिखाते हुए। तो जो बच्चे हैं आजकल जो आते हैं, मैं उस बात को इससे जोड़ रही हूँ, तो उनको एक क्यूरियोसिटी होती है, मतलब उतना पेशेंस नहीं होता है जितना हम लोगों ने बचपन से सीखा है। हमारे दिमाग में ये डाला गया है कि संगीत आप पूरी तरह से तराशेंगे अपने आप को तभी आप मंच पे उतरिए, उसके बाद ही आप मंच पे उतरिए। जब अगर आप अपने आसपास के 4-5 लोगों को खुश कर पाते हैं, संतुष्ट कर पाते हैं, तब उसके बाद आप हजारों लोगों के सामने आइए। तो ये चीज अभी के जनरेशन में नहीं है। लोग अब उतना पेशेंस ही नहीं है। रील्स और शॉर्ट्स का दौर है ये, जहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन गुनगुना के मशहूर हो जाना है। तो कोशिश तो होती है मेरी ये समझाने की कि वो सब करने के लिए अभी समय पड़ा हुआ है, बाकी है। लेकिन जो सीखने का वक्त है, अगर ये निकल गया और आपकी सोच जो है अगर वो हावी हो गई वो तड़क भड़क में, तो फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे। तो ये कोशिश करती हूँ मैं। अच्छा, ये रील्स और शॉर्ट्स का जो सिलसिला चल रहा है तो इसको संगीत के लिए आप अच्छा मानती हैं, नुकसानदेह मानती हैं, क्या लगता है? संगीत की एक अलग कैटेगरी है, मर्यादा है, सम्मान है, क्योंकि संगीत में भी बहुत अलग अलग कैटेगरी है। तो ये जो रील्स और ये सब का जो चल रहा है उसमें आप कितने ऐसे चीज है जो सुनने पर आपको बहुत अच्छा, बहुत सुर में बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसा नहीं है। वो बस लोग थोड़ा सा मशहूर होने के लिए कुछ भी कर लेते हैं लोग। तो संगीत मतलब ये आप इसको फास्ट फूड मान सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल और सेमी क्लासिकल जो है हम लोग मानते हैं कि संगीत जो है वो सीधा
ऊपर वाले से कनेक्टेड होता है। जी तो उसके लिए जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही संगीत की आराधना करनी पड़ती है। जी तो ये सब एक मजाक की तरह है। जी। वो रील्स बनाना वो ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए लोग करते हैं, जी लेकिन संगीत, क्लासिकल संगीत जो है जी। उसके एक अलग स्थान है। यहाँ पे जो नागपुरी इंडस्ट्री है, खोरठा इंडस्ट्री है, जी जी जो एल्बम की इंडस्ट्री है, इसके चाहने वाले भी बहुत हैं। बिल्कुल और एक मिठास तो है यहाँ पे, बिल्कुल, लोक बिल्कुल। संगीत की एक मिठास है। बिल्कुल। तो आपने कभी इधर कोशिश नहीं की, या ऐसा कभी कोई ख्याल आया कि अच्छा चलिए नागपुरी में हाथ आजमाया जाए, खोरठा में हाथ आजमाया जाए? नहीं, आप चाहूँ तो कर सकती हूँ, जी लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जी उस फील्ड के लोग अलग होते हैं, जी और मैं अगर चाहूँ तो कर सकती हूँ, क्यों नहीं जी कर सकती हूँ। जी अगर आपकी सलाह है तो एक बार करके जी देखूंगी भी, जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं हाँ, लेकिन वही बात है कि जो लोग भाषा के प्रमुख होते हैं, जी ये सब भाषा के जो जी पूरी तरह पकड़ में जिनके होते हैं, जी वही लोग ये सब चीज को ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो हम अगर करें जी तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जी लोग उसमें जी निकालेंगे कि फॉल्ट है, या कोई ना कोई कमी तो जरूर रह जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल से हमारी पैतृक वो चीज नहीं होगी जी कहीं जी। से भी। जिनकी इच्छा है कि वो चाहते हैं कि हम संगीत ही हमारा करियर हो, जी क्योंकि मैं देखता हूँ आमतौर पे जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जी वहाँ ठीक है संगीत है, और वो प्रोत्साहित भी लोग करते हैं, मंच तक ले भी जाते हैं, लेकिन फिर लगता है कि बेटा कैरियर जो है वो तो ये नहीं है। ठीक है, हाँ। संगीत गाते हो, अच्छा है, मंच सजा लो, वो अच्छी बात है, महफिलें सजा लो, अच्छी बात है, लेकिन करियर तुम्हारा जो है, पेशा तुम्हारा कुछ और होना चाहिए। जी तो आपको कितना लगता है कि ये कितना चुनौतीपूर्ण है? बहुत अभी के वक्त में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं, और साथ में संगीत के क्षेत्र में अगर जगह बनाना है तो आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जी पूरी तरह से संगीत को अपनाना होगा। जी दिन रात आप उसी में लगेंगे तभी, क्योंकि आप में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी, जी तभी आप इस क्षेत्र में अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये तो मैंने भी देखा है कि कई पेरेंट्स आते हैं जो चाहते हैं कि बच्चे सीखे, थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए जी चाहते हैं कि थोड़ा सा सीखें, जी लेकिन अभी के वक्त में कोई नहीं चाहते हैं कि इसको जी लोग करियर बनाएं, जी पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे बढ़ाना चाहते जी हैं। क्योंकि सही बात है कि बहुत ही टफ है, जी बहुत टफ है। आर्ट लाइन खास करके अभी के वक्त में बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के सोचते हैं, आप दिल्ली मुंबई में देखें तो एक से बढ़ के एक कलाकार जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। तो ये सच्चाई है, लेकिन जिनके नसीब में होता है, अगर थोड़ा बहुत भी उनके ऊपर वाले की मेहरबानी होती है जी। तो वो वहीं से क्लिक कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। गायिका के तौर पे आप जी। अपना मकाम जो है वो कहाँ देखती हैं? आपको ये सवाल थोड़ा सा दोहराया हुआ जैसा लगेगा, लेकिन हाँ, ये हाँ। है कि ठीक है पावर संगीत और बहुत सारी चीजें, लेकिन लगता है कि नहीं ठीक है, हमारी जो ये यात्रा है जी इसका उत्कर्ष ये होगा, इसका उत्कर्ष बिंदु ये होगा। जी एक ख्वाहिश, एक मन में इच्छा जो है वो आप अपने बारे में कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं? ख्वाहिश तो होती है, क्योंकि गजल में जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ जी तो लोग कहते हैं कि अभी फीमेल गजल गायिका भारतवर्ष में बहुत कम है, जी तो आप अगर इसमें और आगे बढ़ें थोड़ा तो ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम आपका आ सकता है। जी तो ऐसे सपने मैं भी देखती हूँ, जी और कोशिश तो करूंगी, आप लोगों का साथ मिलेगा तो जरूर मैं आगे बढ़ूंगी। जी तो सपना तो यही है कि एक गजल गायिका के रूप में ही मैं एक स्थान स्थान बना जो सकूं कि जी लोग मेरे नाम से जी जाने। झारखंड में जो सरकार है, या कोई भी सरकार रही हो, सरकार में आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी तो सरकारों की ओर से जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए कलाकारों को, जो माहौल मिलना चाहिए, वो झारखंड में मिल पाता है क्या? या प्रोत्साहन का जो स्तर होना चाहिए, जी आपको क्या लगता है कि झारखंड सरकार जो है वो कलाकारों को वो मंच दे पाती है? इस मामले में तो थोड़ा सा मैं निराश हूँ, क्योंकि कोरोना के वक्त से ही मैंने देखा है कि कलाकारों को झारखंड सरकार से सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कलाकार बहुत टूट चुके थे। कई लोग ऐसे हैं जो छोटी मोटे कहीं नौकरी पकड़ के अपनी रोजी रोटी चलाने लगे, संगीत का क्षेत्र छोड़ के। तो मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को थोड़ा सा कलाकारों के हित में सोचना चाहिए, क्योंकि
जो भी गांव देहात से भी निकलते हैं कलाकार, वो अपना दिन रात देते हैं, तभी वो एक कलाकार बन पाते हैं। हमने भी अपना पूरा जीवन दिया है एक कलाकार बनने के लिए। अगर आप मेरे गीत गजल को सुन के संतुष्ट होते हैं, आपके आंख से आंसू निकलता है, आपके रोंगटे खड़े होते हैं, तो उसके पीछे हमारे जीवन भर की मेहनत होती है। हमने बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सुनने में कुछ नहीं लगता है, लोग कहते हैं कि वो गाती है, लेकिन उस गाने के पीछे आपने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। तो थोड़ा सा अगर झारखंड गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, जैसे ललित कला अकादमी, संगीत कला अकादमी का निर्माण हो, और हम लोगों ने जब अपना पूरा जीवन दे दिया है झारखंड में, 24-25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो अब लगता है कि एक स्थान ऐसा मिलना चाहिए सम्मानजनक, जहाँ पे एक कलाकार को लगे कि हमारे पूरे जीवन भर की मेहनत सफल हो गई। मेरे सामने आपका बायोडाटा है और आपको पुरस्कार और सम्मान की जो है वो लंबी श्रृंखला है। मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 5-7 दर्जन अवार्ड जो है वो आपको हासिल हुए हैं। जी जी। या पुरस्कार सम्मान, तो कौन सा पुरस्कार या कौन सा सम्मान जो है वो आपके सबसे ज्यादा दिल के करीब है, या जिसको पाकर एक रूहानी खुशी हुई? जी जी। इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी जी। ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं बिहार सरकार, झारखंड सरकार या यूपी सरकार की तरफ से। तो उसमें से महादेवी वर्मा अवार्ड मुझे दिया गया, और साथ में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड जो पिछले साल मुझे दिया गया, ये जम्मू में दिया गया। ये अमेरिका की जो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड जो कंपनी देती है, उन्होंने मुझे गजल गायकी के लिए दिया है। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए गर्व का पल था, जो मैं जम्मू में लेकर आई हूँ अवार्ड पिछले साल। जी जी, पिछले साल। और साथ में अभी फिलहाल हमारे देश की राष्ट्रपति हैं मैडम द्रौपदी मुर्मू जी, उनके हाथों भी मुझे कई अवार्ड मिले हैं झारखंड में रहते हुए में। तो ये सब मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इस इंटरव्यू का समापन हम एक किसी खूबसूरत गजल के साथ करना चाहेंगे। आपसे गुजारिश होगी कि 2 लाइनें गुनगुना दीजिए आप हमारे दर्शकों के लिए। जी जी जरूर। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाई नहीं भूल सकता है कोई, भुलाई नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी राती, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी राती, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू। आप स्टूडियो में आई, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।